हेलो गाइज, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग इस क्लास में देखते हैं जो हम लोग पहली बात ये जो प्लेन मिरर था इसका हम लोग कितने प्रकार से ये इमेज बना सकता है हम लोग उसका सभी पार्ट देख लिए। और अगला जो क्लास होगा क्लास नंबर 6 उसमें हम लोग रे ऑप्टिक्स में ये देखेंगे। जो टॉपिक होगी उसका नाम है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग देखना है एंगल ऑफ डेविएशन। तो हम लोग जितने भी प्रकार से जो मिरर जो आपका ऑब्जेक्ट का इमेज बना सकता था हम सभी प्रॉपर्टीज़ चेक किए, कैसे कैसे बनता है, कैसे हम लोग सब टॉपिक पे चर्चा बराबर कर लिए। हाँ, आप लोगों को और क्या करना, अगर इस पर आप लोग का क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जितना ज़्यादा उतना अच्छा होगा। हम सभी जो क्वेश्चन के पार्ट थे वो टेस्ट कर लिए। आप लोगों को बता दिया गया कि कौन से सवाल कैसे लगेंगे। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में। सब कुछ आप लोगों को क्लियर करके बता दिया गया। और आप लोग अगर इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आप लोगों की यूपी बोर्ड और आपका और भी अदर कोई बोर्ड रहेगा सीबीएसई बोर्ड और आपका नीट और आईआईटी के लिए आप लोगों की बात सब क्लियर होगी। तो हम लोग इसमें देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन में वो ये होता है कि अगर कोई रेज है ऐसे आ रही है, सीधे ऐसे आ रही है तो ये सीधे एक्चुअली ऐसे चली जाएगी, ऐसे जाएगी, सीधे चली जाती है, सीधे चली जाती है। लेकिन इसमें जो डेविएशन आता है, इसमें जो झुकाव आता है किसी तरह, वो आता है कोई मिरर लगाने से। मान लेते हैं कोई मिरर यहाँ पर लग गया। मिरर आपका है ये आपका मिरर है। अगर हम मिरर लगा देंगे तो हम लोगों को बात पता है कि यहाँ परावर्तन हो जाएगा। अगर परावर्तन होगा तब ये रेज कैसे जाएगी, तब ये रेज यहाँ से ना जा करके यहीं से रिफ्लेक्ट होगी और कुछ ऐसा जाएगी। ये आपका होता है यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ जो हम लोग करते हैं, मतलब लंब डालते हैं इस पर। तो यह इंसिडेंट रे, यह रिफ्लेक्टेड रे। अगर एक्चुअली ये मिरर नहीं होता, ये मिरर नहीं होता तो जो रेज जाती है ऐसे जाती है, लेकिन मिरर क्या किया, इस रेज को परावर्तित कर दिया इस भाग में। तो ये आपका एंगल आई है, ये आपका एंगल आर है, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। ये आई और ये आर है आपका। हम लोग इसको कैसे और देख सकते हैं, अगर हम लोग को ये मिरर नहीं रहता तो ये रेज ऐसे जाते हैं, लेकिन यह मुड़ गई। तो जो यही आपका मिरर के कारण, प्लेन मिरर के कारण जो इसका मुड़ाव हो गया, जो यह मुड़ गई, इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब यह इसमें एंगल में डेविएशन कितना आया, कितना यह डेविएट हुई, तो यही आपका डेविएट हुई। अगर यह ऐसे जाती लेकिन यह इतना मुड़ करके जा रही थी रेज इस तरह से, लेकिन ये इतना मुड़ कर यहीं ऐसे हो गई, तो इस भाग को जो ये इस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रकट करते हैं। इसे क्या बोलते हैं आप? एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब जो एंगल में डेविएशन हुआ वो कितना हुआ, इतना हुआ कुछ। जो एंगल में डेविएशन हुआ वो कुछ इतना हुआ है। कैसे? मतलब रेज जा रही थी इस तरह से, लेकिन ये इस तरह से न जा कर के मुड़ के परावर्तित हो गई इस मार्ग में, तो एंगल ऑफ डेविएशन। और हमारा परावर्तन का जो नियम है वह आई इक्वल टू आर है। यानी जितना एंगल यह है उतना एंगल यह भी, आर को भी हम आई ही लिख सकते हैं, यानी इसको हम कितना लिख सकते हैं? आई। तो ये हो गया। और हम ये बात जाने कि अगर कोई सीधी रेखा ये है, ये कोई पैरेलल लाइन है, ये सीधी रेखा है। अगर ये सीधी रेखा है तो इसका जो पूरा एंगल होगा ये पूरा पूरा इतना, ये जो पूरा होगा ये पूरा आपका होगा पाई, यानी 180 180 अंश। और हम लोग जाने कि ये पूरा पाई है तो ये डेल्टा कैसे निकलेगा? ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, अगर हम पूरे पाई में से इतने एंगल को निकाल दें तो बचेगा आपका यही। समझें? पूरे पाई में से अगर इतने को निकाल दें तो आपका बचेगा यही। पूरे पाई में से, पूरे पाई में से
पूरे पाई में से अगर इतने को आप निकाल दो तो बचेगा ये। तो यही आपका एंगल ऑफ डेविएशन होगा, यानी डेविएशन डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस ये कितना है आई आई 2i। आई आई आप कितना हो जाएगा 2i, आपका कितना आएगा एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2i, ये आपका होगा एंगल ऑफ डेविएशन। इस पे आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि कोई दे दे आपका जो इंसिडेंस एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे वह कितना है आपका, मान ले 30 अंश दे दे, 30 अंश दे दे, तो आप कितना तो पूछ दे एंगल ऑफ डेविएशन बताइए। एंगल ऑफ डेविएशन आपसे पूछा है डेल्टा, तो डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2i होता है, डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2i की वैल्यू 30, यानी डेल्टा इक्वल टू आपका 180 माइनस 60 यानी डेल्टा इक्वल टू 120 अंश, ये आपका आएगा एंगल ऑफ डेविएशन। कितना आएगा ये आपका होगा एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा इक्वल टू 120। इस तरह से आप लोग एंगल ऑफ डेविएशन समझ गए होंगे। आई की कुछ भी वैल्यू होगी हम लोग उसको रख करके पुट करके निकाल सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन आपका होता क्या है। ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपको एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। हम अगले टॉपिक पर चल रहे हैं, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, केवल रेज ऐसा जाती, इस मिरर के कारण कितना परावर्तन हुई, इसके कारण ये कितना ऐसे जा रही, लेकिन कुछ ऐसे हो गई, ये ऐसे जा रही थी कुछ ऐसे हो गई, ये आई आई आपका 2i लेंगे। अगली बात हम लोग लेते हैं एंगल ऑफ डेविएशन के बाद अगला जो टॉपिक है वह ले लेते हैं रोटेशन ऑफ मिरर। क्या ले लेते हैं रोटेशन ऑफ मिरर, मतलब मिरर का रोटेशन जो होता है हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। रोटेशन ऑफ मिरर, हम लोग मिरर को अगर बदल के देखें, कोई किरण अगर उस पर पड़ रही है लेकिन हम लोग मिरर को अगर चेंज करके देखें तो आपका क्या होगा, हम लोग इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे आपका ये कोई मिरर है, प्लेन मिरर, ये आपका प्लेन मिरर है, और हम लोग इस प्लेन मिरर को क्या करते हैं, यहाँ से कोई रेज यहाँ पर पड़ती है, ऐसे पड़ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, और ये आपका एंगल आई, ये आपका एंगल आर। तो इसे हम क्या कहते हैं, आई बराबर आर। हम लोग जानते हैं परावर्तन का नियम एक्चुअली होता क्या है, आई इक्वल टू आर होता है। यानी यह आई अगर होगा तो यह भी आई 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 भी होगा, यानी पूरा 2i हो जाएगा। आप लोग जानते रहे ये बात, एक्चुअली यहाँ पर आई आई रहने दें। ऐसा ये आपका अभिलंब है, ये जो आपका है ये आपका अभिलंब है। हम लोग रोटेशन ऑफ मिरर देख रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अब तक मिरर ऐसा था और आपतित जो किरण थी, जो आने वाली किरण थी, इंसिडेंट रे जो था वैसा पड़ रहा था। हम क्या करें, इस मिरर को ऐसे रे जा रही थी, इस मिरर को हम लोग कुछ यहाँ से रोटेट कर दें, कुछ ऐसा रोटेट कर दें, मान लेते हैं इस मिरर को अब रोटेट करके हम लोग कुछ ऐसा कर दें, यहाँ पर लगा दें, ये मिरर आपका मान लेते हैं। ये अच्छा, मिरर को हम रोटेट किए तो क्या होने वाला है आपका मिरर रोटेशन में, मिरर को रोटेट किए तो हमें पता है जब मिरर रोटेट होगा तो जो इस पे लंब है वह भी रोटेट हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि जो मिरर इस तरह रोटेट किए, इस पे जो अभिलंब होगा उसको, उसका जो रोटेशन दिखा देते हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ ये दिखा लेते हैं। ये अभिलंब जो है आपका, अभिलंब को हम रोटेशन ऐसा दिखा लेते हैं, ये पूरा आपका है सिस्टम,
आर या आई वही बात है। तो ये मान लेते हैं जो मिरर का रोटेशन वो अल्फा है, कितना है अल्फा। तो हमें पता है कि अब मिरर ऐसे हो गया, आपतित किरण उसी पर ही रहेगी, अभिलंब थोड़ा उधर चला गया, और अभिलंब जब उधर चला गया तो मान लेते हैं अब की बार जो परावर्तित रेज है वो ये है। अब की बार जो परावर्तित रेज है उसको हम ब्लैक कलर से दिखा लेते हैं, आप लोगों को जानने में थोड़ा आसानी होगी। ये जो इस बार की परावर्तित रेज है, जब ये मिरर को हम रोटेट कर दिए तो देखते हैं ये अल्फा है, और रोटेट जब मिरर को हम अल्फा किए तो जो आपका लंब होगा वह अभी अल्फा रोटेट होगा, यानी यह अभी कितना आप रोटेशन होगा जो लंब का। ये तो जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे पहले वाला है, जब हम मिरर को रोटेट किए ऐसा मिरर इस तरह से था, मिरर आपका ये था, देखते हैं ध्यान से, ये मिरर था तो ऐसा अवलंब था, लेकिन हम मिरर को ऐसा किया था अवलंब ऐसा हो गया। तो ये रोटेशन कितना हुआ अल्फा, किसके बराबर जितना ये किए, आपका ये रोटेशन अल्फा मिला। तो ये पूरा कितना हुआ, मतलब पर आपका इंसिडेंस ऑफ रे, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कितना मिला, पहले तो आई था अब अल्फा बढ़ गया, यानी ये पूरा आपका हो जाएगा आई प्लस अल्फा। और जितना ये होगा उतना ही आपको जो परावर्तन कोण होगा वह भी उतने होगा, यानी ये अविलंब है, ये परावर्तित किरण है, यानी यह कितना होगा आपका आई प्लस अल्फा ही होगा। दोनों आपके इक्वल होने वाले हैं, यह और यह दोनों एंगल इक्वल हो रहे हैं। हम इसकी नेमिंग कर देते हैं ए ओ, और यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, और यहाँ पर एफ लिख देते हैं। चलिए ये हो गया, यानी हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी यह इक्वल टू एंगल सी ओ डी। क्यों, क्योंकि परावर्तन का यही क्या है, परावर्तन का नियम है। अच्छा ये दोनों एंगल बराबर हो गए। अब इसमें जो समझने वाली बात है, ये पूरा देखिए ट्रायंगल ये आई है, ये पूरा आई है, ये पूरा आई, और ये इतना अल्फा है, ये अल्फा। तो हम अगर आई में से अल्फा निकाले तो ये इतना बचेगा, समझने वाली बात है। तो आई में से अगर अल्फा निकाल देते हैं तो कितना बचेगा आपका सी ई, तो हम कहेंगे एंगल सी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आई माइनस अल्फा। यह पूरा आई और इसमें से अल्फा निकाल दीजिए तो ये कितना हो गया आपका आई माइनस अल्फा, ये आपका आई माइनस अल्फा होगा। आई माइनस अल्फा, ये आपका एंगल हुआ आई माइनस अल्फा। अच्छा ये पूरा ट्रायंगल हम ये दिखा देते हैं यहाँ पर, सी ओ डी इक्वल टू कितना, सी ओ डी आई प्लस अल्फा, और सी ओ ई इक्वल टू, सी ओ ई इक्वल टू कितना, ये आई माइनस अल्फा, आई माइनस अल्फा। आपका ये जो है आई प्लस अल्फा, और ये जो है वो आई माइनस अल्फा, ये दोनों हो गया। अगर हमें इतना ट्रायंगल पता करना हो तो आई प्लस अल्फा में से इतने में से इतना निकाल देते यही आएगा। तो हम क्या करते हैं कि कोण, जो हमें एंगल पता करना है वो कोण ई ओ डी, ई ओ डी, ये ई ओ डी, एंगल ई ओ डी बराबर कितना मिलेगा, हम लोग कर देंगे यहाँ पर सी ओ डी माइनस सी ओ ई। तो कोण ई ओ डी इक्वल टू सी ओ डी कितना होगा, आई प्लस अल्फा माइनस आई माइनस अल्फा। कोण ई ओ डी इक्वल टू आई प्लस अल्फा माइनस आई और माइनस प्लस अल्फा, आई आई कैंसिल आउट, कोण ई ओ डी इक्वल टू 2 अल्फा, अल्फा अल्फा 12। यानी हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को मिला ये कि जब हम लोग मिरर को रोटेट किए अल्फा, तो जो परावर्तन का रोटेशन हुआ, परावर्तन किरणों का जो रोटेशन हुआ वह 2 अल्फा हुआ। हेलो, बात समझने वाली बात है, बहुत जबरदस्त। अगर हम मिरर ऐसा था, मिरर ये है आपका, अगर इसको हम रोटेट किए अल्फा, तो जो ये अल्फा रोटेट किए तो जो ये परावर्तन पहले जो किरणें थी, पहले जो रे निकल रही थी
उसके और जो बाद वाली परावर्तित किरणें निकल रही है उन दोनों के बीच में जो आपका एंगल आ जाएगा वो 2 अल्फा आ जाएगा। समझने वाली बात, अगर मिरर अल्फा रोटेट किए तो परावर्तित किरणों के बीच जो रोटेशन हुआ कितना हुआ 2 अल्फा, परिवर्तन कितना हुआ 2 अल्फा। ये समझने वाली बात है। अगर हम लोग ये प्लेन मिरर है इसका रोटेशन किए अल्फा तो परावर्तित किरणों के बीच रोटेशन कितना आएगा आपका 2 अल्फा आएगा। और यही रोटेशन होता है आपका रोटेशन ऑफ मिरर से। हम लोग जानेंगे कि अगर मिरर को रोटेट किए अल्फा, नोट करने वाली बात है, अगर हम मिरर को रोटेट किए अल्फा तो आपका जो रोटेशन ऑफ परावर्तित किरण होगा, जो रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्शन रे, जो रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल होगा वह आपका कितना होगा 2 अल्फा होगा। यदि हम मिरर को अल्फा रोटेट करें तो जो दोनों के बीच में रोटेशन होगा वह कितना होगा 2 अल्फा होगा। हम लोग अगर इस पे हम लोगों को कोई क्वेश्चन पूछ दे, जैसे कह दे कि आपका यदि मिरर का रोटेशन अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री है तो परावर्तित किरणों के बीच में कितना होगा, यहाँ यह रोटेशन 30 अंश दे दे तो यह रोटेशन कितना होगा आपका 60 अंश। सिंपल सी बात है, यह रोटेशन कितना होने वाला आपका है 60 अंश, यानी परावर्तित किरणों के बीच जो रोटेशन हो जाएगा वह 60 अंश, मतलब उसका 2 गुना होता है। ये बात समझने वाली बात है। यही आपका रोटेशन ऑफ मिरर के बाद जो परावर्तित किरणों में रोटेशन आएगा वो ये आएगा। तो ये बातें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। यदि हम मिरर में आपका रोटेशन करें, मिरर में रोटेशन करें जितना, उससे दुगना रोटेशन जो होता है वह परावर्तित किरणों के बीच में होता है। ये आप लोगों के सामने सिद्ध कर दी गई बात। इसका जो केस नंबर 2 है उसको भी देख लेते हैं। जैसे इसका जो केस नंबर 2 वो ये है कि अच्छा इस पे अगर न्यूमेरिकल वाली कोई बात तो है नहीं, अगर आपको रोटेशन दे देगा तो आप उस तरह अनुसार निकाल लेंगे। बोल देगा जो मिरर का रोटेशन वो 20 डिग्री है, 20 अंश है, तो आप परावर्तित किरणों के बीच रोटेशन बताइए, तो परावर्तित किरणों के बीच 20 रहेगा तो 40 हो जाएगा, मतलब अल्फा है तो परावर्तित किरणों के बीच रोटेशन होगा आपका 2 अल्फा। ये बातें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अगली बात जो रोटेशन ऑफ मिरर की जो अगली बात है वो ये है कि हम लोग इसमें केस नंबर 2 देखते हैं रोटेशन ऑफ मिरर में। जैसे हम लोग ये बात समझें कि अगर कोई चीज है, जैसे कोई टार्च है, आप लोग लिए टार्च लेकर के किसी गोल पृष्ठ पर आप टार्च को जला रहे हैं। जैसे अभी टार्च लेकर के यहाँ पर कोई गोल, यहाँ पर ऐसी कोई पृष्ठ है, इस पर हम लोग टार्च जला रहे हैं। यहाँ से टार्च जला रहे हैं, टार्च जलाने के बाद धीरे धीरे ये वाला इसका जो ये वाला भाग है वो धीरे धीरे नीचे कर रहे हैं। तो ये अच्छा टार्च जब जलाएंगे तो इस पर एक धब्बा बनेगा, जितना दूर टार्च जाएगा उतना दूर इतना सर्किल बन जाएगा। वह जो सर्किल होगा जैसे जैसे हम इसको घुमाएंगे, जैसे जैसे इसको रोटेट करेंगे, उसी प्रकार वो धब्बा धीरे धीरे नीचे आएगा, रोटेशन होगा। तो मतलब जिस प्रकार से हम इसको घुमाएंगे उसी प्रकार जो इसके द्वारा प्रकाश बना होगा वह भी धीरे धीरे रोटेट करके क्या आएगा, नीचे आएगा। यानी आप रोटेशन जो होता है वह निर्भर करता है कि हम एंगल कितना घुमा रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों को बात समझनी चाहिए कि ये आपका मिरर है, हम लोग इस मिरर पर कोई रेस डाल रहे हैं, ऐसा है, और यहाँ पर परावर्तित होके जा रही है, वो यहाँ पर परावर्तित होके जा रही है। ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। क्या ड्रॉ कर दिए, परपेंडिकुलर। अब हम लोगों को बात समझनी चाहिए कि ये परावर्तित किरण, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। ये मान लेते हैं कोई ऐसा पर्दा है जिस पर आपका इमेज बन रहा है, तो इस पर वेग हम लोग कैलकुलेट करना, मान लीजिए इस पर हमें वेलोसिटी देखना है कितना वेग होगा। और हम मान लेते हैं जो मिरर को है, मिरर का जो रोटेशन है वह घुमा दें ओमेगा। कितना घुमा दें, मिरर का रोटेशन थोड़ा ओमेगा कर दें। आप लोगों को बात समझनी चाहिए, अगर मिरर को हम ओमेगा वेग से रोटेट करेंगे तो जो ये परावर्तित किरण हो, ये जो परावर्तित रेस होगी, यह कितने वेग से घूमेगी, 2 ओमेगा। ये बात हम लोगों को जानना चाहिए। यानी हम लोग जानते हैं, अभी हम बताएं कि अगर हम मिरर को रोटेट किए ओमेगा से तो जो परावर्तित किरणों के बीच में जो रोटेशन होगा वह होगा 2 ओमेगा। अभी हम रोटेशन ऑफ मिरर में यही देखें तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग B बराबर R ओमेगा जानते ही हैं।
बी बराबर आर ओमेगा। और मानते यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब ये पूरा सर्किल होगी, सर्किल के मध्य में ये मिरर रखा गया है तो आर है, ये आर दूरी लेते हैं तो हम लोग जानते हैं बी बराबर आर ओमेगा वैसे भी होता है। अगर हम लोग ओमेगा की वैल्यू, लेकिन इसे अगर हम ओमेगा रोटेट कर रहे हैं, समझने वाली बात है, इसे हम ओमेगा रोटेट करें तो ये होगा 2 ओमेगा, यानी ओमेगा की जगह पर यहाँ पर ओमेगा डैश ले लेते हैं, तो ओमेगा डैश की जगह पर हम लोग कितना रखते हैं, यानी ये ओमेगा डैश है मान लेते हैं, ये ओमेगा डैश रोटेट होगा तो ये ओमेगा या फिर ओमेगा ही रहने दें। ओमेगा बराबर यहाँ पर ये जो रोटेशन होगा ये कितना होगा 2 ओमेगा, यानी आर इंटू ओमेगा जब कितना लिख सकते हैं 2 ओमेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका मिरर का रोटेशन है वह तो ओमेगा होगा, लेकिन ये परावर्तित किरणों का जो रोटेशन है ये ऐसे जो होगा यह 2 ओमेगा होगा। और जो इस पे धब्बा, ये तो रेखीय वेग चल रहा है, ये तो आपका कोणीय वेग होगा तभी ओमेगा होगा, लेकिन जो रेखीय वेग होगा उसको हमें कैलकुलेट करना है। हम लोग जानते हैं बी बराबर आर ओमेगा, तो आर ओमेगा 2 ओमेगा यानी बी इक्वल टू 2 आर ओमेगा, इसका क्या होगा फार्मूला होगा। यानी अगर आपको क्वेश्चन कोई दे दे, क्वेश्चन ये बोल दिया जाए कि 2 मीटर त्रिज्या के किसी वृत्त में, किसी वृत्ताकार पर्दे पर, 2 मीटर त्रिज्या के किसी वृत्ताकार पर्दे पर यदि कोई मिरर पर्दे वृत्ताकार पर्दे के मध्य में कोई प्लेन मिरर रखा है और उसे रोटेट किया जा रहा है ओमेगा बराबर 30 अंश, ठीक। तो आप लोगों को बताना है उसमें ओमेगा बराबर 30 रेडियन पर सेकेंड से, 30 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट किया जा रहा है, तो आपको बताना होगा रेडियन पर सेकेंड से रोटेशन उसका है। आपको बताना होगा कि ये जो रोटेशन होगा 30 रेडियन पर सेकेंड, वो रोटेशन जो होगा वह इस पर पर्दे पर कितना वेग, जो तो पर्दे वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमें v2 इंटू आर की वैल्यू पुट करना होगा। v इक्वल टू 2 इंटू आर की वैल्यू 2 मीटर है और ओमेगा की वैल्यू 30, यानी v बराबर 4 इंटू 30, यानी v बराबर 4 यही 12 120 मीटर पर सेकेंड। समझना चाहिए हम लोगों को, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहली बात तो ये कि अगर इसको हम ओमेगा रोटेट करेंगे, अभी हम बताइए कितना होगा, परावर्तित किरणों के बीच में रोटेशन होगा वो 2 ओमेगा होगा, ये 2 ओमेगा हो जाएगा, यानी v बराबर आर ओमेगा होता है। जब इस पे हमें v बराबर वेग देखना है, इस पर 2 ओमेगा गति से रोटेट होगा, तो ओमेगा की जगह हम लोग 2 ओमेगा रख लिए, यानी v बराबर r इंटू 2, यानी v बराबर 2 आर ओमेगा। और 2 आर ओमेगा पे रख करके हम लोग अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, हम लोग इजी वे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका रहा रोटेशन ऑफ मिरर। मिरर को रोटेट करके आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से इमेज बनता है, या उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसके वेग भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, आपको अगर ओमेगा पता होगा तो। और इसके पहले जो हम बताए वो एंगल ऑफ डेविएशन बताए, एंगल में कैसे एंगल में कितना परिवर्तित होता है मिरर रखने पर। आप लोगों को ये दोनों बातें क्लियर हुई होंगी। और इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, जो हम लोग देखेंगे वेलोसिटी वाला टॉपिक, कि इमेज जो बनता है उसका वेग क्या होता है। यदि आपका ऑब्जेक्ट का वेग ये है तो इमेज का वेग क्या होता है, मतलब हम लोग वेलोसिटी वाले सभी टॉपिक को जानेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। सभी लोग खूब पढ़ें, घर पर खूब मेहनत से पढ़ाई करें, और धीरे धीरे ये लॉकडाउन जो है वो ख़त्म होने वाला है। जब ख़त्म हो जाएगा आप लोगों को, तो आप लोगों को फिर से जब क्लास में आना होगा तो आप लोगों को और सब बातें क्लियर कर दी जाएंगी। घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा और हम लोग फिर एक बार पहले की बात पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।